नागपुर हिंसा के आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। 17 आरोपियों की रिमांड 22 मार्च तक बढ़ी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। लगातार नागपुर हिंसा मामले में कार्रवाई जारी है। बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर किस तरीके से पोस्ट करके अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई और कैसे कैसे पोस्ट किए गए वो भी आपने देखा है। और उन आरोपियों की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में पहचान करके इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी और अभी और भी आरोपी हैं जिनकी धरपकड़ लगातार जारी है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा थी। इसी के साथ में जो पोस्ट यहां पर किए गए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इन कट्टरपंथियों की मानसिकता को दर्शाते हैं कि किस तरीके के पोस्ट और उसमें क्या कुछ यहां पर लिखा हुआ है वो भी आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, गलत अफवाहें यहां पर फैलाई गई। फिलहाल 2 तस्वीरें हैं कि तमाम संख्या में जो ये आरोपी हैं वो पहले से ही इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। नागपुर हिंसा पर ट्विस्ट, लिखी गई थी झूठी स्क्रिप्ट। अब तक 90 से ज्यादा गिरफ्तार, सीसीटीवी से जारी है आरोपियों की पहचान। 61 वाहनों में तोड़फोड़, मास्टरमाइंड पर दर्ज हुआ केस देशद्रोह। जिस तरह हर पल नागपुर हिंसा को लेकर खुलासे हो रहे हैं उससे ये साफ हो चुका है कि शहर में हिंसा भड़की नहीं थी बल्कि सुनियोजित तरीके से भड़काई गई थी। कथित धार्मिक चादर जली नहीं थी, झूठी अफवाह फैलाकर उसे धर्म विशेष के ही लोगों के द्वारा जलाया गया था। और ये सारी साजिश की पटकथा देश में बैठे कट्टरपंथियों ने नहीं बल्कि पड़ोसी देश के जमातियों ने लिखी। 17 मार्च को नागपुर हिंसा मामले में पुलिस अब एक्शन मोड में है। एक आरोपी की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। मामले में पुलिस ने अब तक 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मास्टरमाइंड फहीम खान पर देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया है। उस पर 500 लोगों की भीड़ जुटाने के साथ ही भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। साथ ही महिला पुलिसकर्मी के यौन उत्पीड़न का भी केस दर्ज कर लिया गया है। दंगाइयों ने जिस तरह से नागपुर को हिंसा की आग में झोंका और वाहनों को क्षति पहुंचाई उस पर सरकारी आंकड़ा आ गया है। प्रशासन के मुताबिक 17 मार्च को हिंसा की रात उपद्रवियों ने 61 वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसमें 36 कार, 22 बाइक, 1 क्रेन, 2 जेसीबी पर तोड़फोड़ की गई। वहीं एक मकान को भारी परिमाणों को, डायमेंशंस को छूने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो मैं देश की आजादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हजारों जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इनके इस सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। वो बलिदानियों के परिवारजनों का भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जिस धैर्य के साथ, जिस वीरता के साथ, उत्साह के साथ आपके परिजनों को देश की सुरक्षा के लिए भेजा और उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश, ये सदन, ये देश की 140 करोड़ की जनता कभी भुला नहीं सकती। माननीय गृह मंत्रालय एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत विषम परिस्थिति में काम करता है, क्योंकि कानून और व्यवस्था का जिम्मा हमारे संविधान ने राज्यों पर रखा है। सरहदी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सारे विषय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आए और ये उचित ही निर्णय है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत भी नहीं है। परंतु कानून और व्यवस्था का जिम्मेदारी जब राज्यों का होता है तब अब 76 साल के बाद ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है कि कई प्रकार के क्राइम राज्य की सीमा तक सीमित नहीं होते।
वो अंतरराज्य भी होते हैं, बहुराज्यीय गुनाह भी होते हैं, जैसे नारकोटिक्स है, साइबर क्राइम है, जैसे संगठित अपराध की गैंगे हैं, जैसे हवाला है। ये सारे अपराध कोई एक राज्य की सीमा में नहीं होते हैं और कई अपराध ऐसे होते हैं जो देश की सीमा के बाहर से भी हमारे देश में किए जाते हैं। और इस सबको देखते हैं तो समयानुकूल तरीके से गृह मंत्रालय में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कई सालों के परिवर्तन जो नहीं किया गया था उसको एक साथ कर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया। और जितने भी चैलेंजेस खड़े हुए थे, समयानुकूल परिवर्तन न करने के कारण वो सारी चुनौतियों टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का उपयोग कर एक मजबूत विधायी खाका खड़ा कर और हमारे सुरक्षा कर्मियों का हौसला की बढ़ोतरी कर इसको भरने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हुआ है। और मैं मानता हूं कि ये प्रयास के बाद भी कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कई सदस्यों ने मुद्दे भी उठाए हैं, मैं इसका भी जवाब दूंगा। मान्यवर, जब गृह मंत्रालय की चर्चा होती है तब हमारे देश में 2014 के पहले से जब नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर आई तब कई सारे लेगेसी इश्यूज हमें मिले। ये देश की सुरक्षा, इस देश का विकास, इस देश का सार्वभौमत्व भी 3 बड़ी समस्याओं के कारण हमेशा चैलेंज होता रहा, इसको चुनौती मिलती है। और ये 3 नासूर करीब 4 दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास के गति को अवरुद्ध करते रहे और देश की पूरी व्यवस्था को कई बार तो हास्यास्पद भी बना दिया। मान्यवर, 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद।